Function family, welcome back. Let's start our new chapter. 6 दिन और 6 रातें गुजर चुकी थी। विंग की ओमेगा हीट में वांगजी हर वक्त उसके साथ था, उसकी केयर कर रहा था, साथ ही उसकी नीड्स को सेटिस्फाइड भी कर रहा था। वही विंग जो अपने ओमेगा फॉर्म में था, वो अपने अल्फा के कंपनी को बस एंजॉय कर रहा था और उस सारे प्लेजर को, वार्मथ को फील करके वो बहुत ज़्यादा खुश था। ऑब्वियसली वांगजी उसका अल्फा था और विंग उसके साथ कंफर्टेबल फील करता ही, खासकर उसके हीट के दौरान। इन 6 दिनों में विंग को बाहर की दुनिया का कोई भी होश नहीं था। इवन वो वांगजी का बर्ताव तक भूल चुका था। ऑब्वियसली विंग का ओमेगा वांगजी की क्रेविंग करेगा ही अपने हीट में, जिस वजह से जब विंग के ओमेगा को ये समझ में आया था कि विंग वांगजी से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तब विंग के ओमेगा ने ही पूरी तरीके से विंग पर कंट्रोल करके खुद को वांगजी को पूरी तरीके से सौंप दिया था। वही लानजान जो अपने ओमेगा को अपने पास देखकर सुकून फील कर रहा था, वो इस बार वांगजी को भी टाइम टू टाइम बॉडी पर कंट्रोल लेने के लिए अलाउ कर रहा था, क्योंकि इस बार लानजान से भी ज़्यादा एफर्ट्स वांगजी ने डाले थे विंग तक पहुंचने के लिए। फाइनली विंग का हीट पीरियड खत्म हो चुका था और अब वो कभी भी अपने नॉर्मल फॉर्म में स्विच हो सकता था। ये बात ऑलरेडी वांगजी जानता था, पर फिर भी उसे उस बात का बिल्कुल डर नहीं था। टाइम आफ्टरनून का था। धीरे धीरे विंग अपनी आइज़ ओपन कर रहा था। जैसे ही विंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया था, उसे अपनी बॉडी में एक शार्प पेन फील हो रहा था, साथ ही उसका सर भी दर्द से फटा जा रहा था। विंग जब अपनी आइज़ ओपन करके अपने आसपास देखता है, तब वो शॉक से उठकर बैठने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसे अपने बैक में और भी ज़्यादा तेज दर्द फील होता है। विंग ने अपनी बैक को एक हाथ से पकड़ लिया था और वो दर्द से कराह उठा था। विंग अपने आसपास देख रहा था। ये जगह विंग के लिए बिल्कुल नई थी, पूरी तरीके से अनजान। विंग बस आसपास हैरानी से देख रहा था, क्योंकि सच में ये जगह भले ही अनजान थी, पर हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। फॉरेस्ट के बीचों बीच ग्लास से बना हुआ एक खूबसूरत हाउस। हाँ, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर सच में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि विंग देख सकता था कि ये हाउस पूरी तरीके से ग्लास से बना हुआ है। इवन विंग अपनी आंखों के सामने खुला आसमान और पेड़ पौधे देख सकता था। सच में ये नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, पर फिर भी ऑब्वियसली ये कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अनजान था, इसलिए विंग थोड़ा थोड़ा डर रहा था। ऑब्वियसली उसे याद था कि उसे यहाँ कौन लाया है, और विंग अपनी बैक में पेन फील करके ये भी समझ चुका था कि फिर से वुशियान ने लानजान के सामने अपने आप को सबमिट कर दिया है। वैसे तो विंग को इन दिनों की एक भी याद, एक भी पल, एक भी मेमोरी नहीं थी। विंग जो जैसे तैसे खुद को होल्ड करता है और ज़मीन पर पैर रखता है। विंग देखता है कि साइड में ही उसके क्लोथ्स को बहुत अच्छी तरीके से फोल्ड करके रखा गया है। विंग उन क्लोथ्स को उठाता है और पहनता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फुल्ली नेकेड था और बस उस पर ब्लैंकेट ओढ़ी गई थी। विंग जब क्लोथ पहन रहा था, तब जाकर वो देखता है कि वांगजी ने उसकी बॉडी का क्या हाल किया है। हर तरफ रेड पर्पल मार्क्स हैं, कई जगह तीत के भी मार्क्स हैं। विंग को अपने लिप्स में भी पेन फील हो रहा था। पास में जो मिरर था, विंग उसकी तरफ जाता है और जब खुद के अक्स को मिरर में देखता है, तब वो खुद भी एक पल के लिए शॉक सरप्राइज भी हो चुका था। साथ ही उसे खुद को ही देखकर शर्म भी आ रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी में ऐसा एक भी पार्ट नहीं था जहाँ पर वांगजी के निशान ना हो। विंग को तो गुस्सा आना चाहिए था ना, पर वो गुस्सा विंग में नहीं था। इनफैक्ट वो उसे देखकर ब्लश कर रहा था। विंग जैसे तैसे करके खुद के पेन को होल्ड करता है और ऑब्वियसली अपनी बॉडी में पेन फील करके विंग को वांगजी पर गुस्सा आया था। भले ही मार्क्स से विंग को फर्क नहीं पड़ा था, पर उसकी बॉडी में जो तेज पेन था वो विंग को खड़ा होने तक नहीं दे रहा था, और यही रीज़न था कि विंग गुस्सा था।
विंग जिसके माइंड में अभी तक वांगजी चल रहा था, अचानक उसका माइंड उसे कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक याद कराती है, जहां वांगजी और चैंग की अच्छी खासी लड़ाई हुई थी और वांगजी विंग को चैंग से छुड़ाकर यहाँ लाया था। जैसे ही विंग के जहन में ये बात आई थी, उसे अचानक चैंग का ख्याल आया था। चैंग ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। अब तक विंग यहाँ है, मतलब चैंग को विंग और वांगजी की कोई भी खबर नहीं मिली, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि चैंग विंग और वांगजी को ऐसे ही जाने देगा, खासकर वांगजी को। यही सोचकर विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था। अब उसे चैंग के पास जाकर चैंग को कन्विंस करना होगा कैसे भी करके, ताकि चैंग वांगजी को हार्म ना करे। यही सोचते हुए विंग दूसरे ही पल अपना पूरा दर्द छोड़कर रूम के डोर से बाहर जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ा देता है। विंग डोर को ओपन करता है और इधर उधर घूमने लगता है। ऑब्वियसली विंग ऊपर था और विंग को सामने स्टेयर्स नजर आती है, जहाँ से नीचे जाने का रास्ता था। विंग भागते हुए स्टेयर्स के पास जाता है और उनमें से नीचे उतर के वो सामने एग्जिट डोर देखता है। विंग उस तरफ भागने ही वाला था, क्योंकि फिलहाल उसके माइंड में सिर्फ चैंग था और उसे यहाँ से निकलना था। तो वो उस एग्जिट डोर के पास पहुंचने के लिए अपने कदमों को बढ़ाता तो है, पर बीच में ही एक स्ट्रॉन्ग वॉइस उसके कदमों को अपनी ही जगह रोक देती है। विंग, जो उस वॉइस में गुस्सा साफ तौर पर फील कर सकता था, वो थोड़ा डरते हुए पीछे मुड़ता है, जहाँ काउच पर वांगजी बैठा हुआ था और उसकी डीप और शार्प आईज विंग के ऊपर ही थी। वांगजी अपनी डीप वॉइस में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, कहाँ चल दिए माय ओमेगा? बिना अपनी अल्फा को बताए, उसे इन्फॉर्म किए, बस उठे और बेलगाम घोड़े की तरह चल दिए। विंग वांगजी की तरफ देखता है और अपने डर को अपने फेस से हटाकर एक कोल्ड लुक के साथ वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, जो आपने चाहा वो आपको मिल गया ना। 7 दिनों तक मुझे कोई भी होश नहीं था। डेट देख के आया हूँ मैं। आपको आपका ओमेगा चाहिए था और वो आपको मिल गया। उसने बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से आपको सेटिस्फाइड भी कर दिया होगा, क्योंकि जितने मार्क मेरी बॉडी पर है और जितना पेन मैं फील कर सकता हूँ, उसी से मैं समझ चुका हूँ कि आपने कितनी अच्छी तरीके से अपने ओमेगा का यूज़ किया है। तो बस मेरे ओमेगा की ड्यूटी ख़त्म हुई। आपको आपका ओमेगा उसकी हीट में चाहिए था, वो आपने हासिल कर लिया। अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। वांगजी जब ये सुनता है, वो विंग की तरफ देखता है और कोल्डली कहता है, यूज़ किया मैंने, हासिल किया मैंने, तुम्हारी बॉडी से मैंने खुद की नीड्स को सेटिस्फाइड किया। क्या लगता है तुम्हें, यह तुम्हें उठा के लाने के पीछे मेरा क्या मकसद था? सिर्फ तुम्हारी बॉडी के साथ खेलना? विंग बिना हिचकिचाहट के वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, तो उसके अलावा आप मुझसे क्या चाहते थे मिस्टर लान वांगजी? वांगजी विंग की तरफ देखता है और शार्पली बोलता है, ओह, तो अब इतनी ही इज्जत रह गई है मेरे मार्क ओमेगा की आंखों में मेरी, कि उसका अल्फा सिर्फ उसे बेड पर यूज करता है अपने नीड्स के लिए। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मुझे इससे ज़्यादा भी कुछ सोचना चाहिए? वांगजी जब ये सुनता है, कहीं ना कहीं उसे अपने दिल में दर्द हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो विंग से प्यार करता है ना, और अपने ही प्यार के मुंह से ऐसे वर्ड्स किसको पसंद आते हैं। पर फिर भी वांगजी अपने फेस पर वो दर्द नहीं लाता। वो विंग की तरफ देखता है और स्ट्रांगली बोलता है, फाइन, अब मुझे तुम्हारी बॉडी ही चाहिए। तुम जो समझना है वो समझ सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अगर तुम्हारी यही सोच है तो मैं तो तुम्हारी सोच में सही होना चाहिए, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया वही तो मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम भी तो मेरी बॉडी के लिए ही तो मुझे अप्रोच कर रहे थे ना, तो मैंने भी वही किया। वैसे ही
तुमने उस वक्त कहा था ना मुझसे कि तुम सिर्फ अपनी नीड्स के लिए मेरे साथ हो, तो मेरा भी सेम ही है। मैं भी तुम्हें अपनी नीड्स के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ। तो अब चुपचाप मेरे पास आओ और मेरी नीड्स को सेटिस्फाइड करो। ये सुनते ही विंग, जिसके खुद के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो चुके थे और उसकी मुट्ठियाँ कस चुकी थी, उसने अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली ये ह्यूमिलिएटिंग था। डायरेक्ट वर्ड्स में कहा जाए तो वांग जी विंग को एक स्लेव की तरह वर्ड्स यूज़ कर रहा था। वांग जी, जो विंग के हर पल चेंज होते एक्सप्रेशंस को देख रहा था, वो विंग के फेस पर जब वो गुस्सा और हल्का सा दर्द देखता है तब एक स्मग करता है और वो काउच पर से उठ जाता है। वो विंग के सामने अपने कदमों को रोकता है और विंग के चिन को ग्रैब करके उसे ऊपर की तरफ उठाता है, जिससे विंग ने अपनी आइज ओपन कर ली थी और वो वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी विंग के चिन से उस हाथ को हटाकर उसके फोरहेड से लेकर उसके नोज, बाद में उसके लिप्स और बाद में उसके चिक्स को सॉफ्टली सहलाते हुए कहता है, वैसे ही कुछ ज़्यादा ही खुश कर दिया है मेरे ओमेगा ने मुझे इन 6-7 दिनों में, पर फिर भी मैं हमेशा ग्रीडी हूँ ना इस खूबसूरती के लिए, इस बॉडी के लिए और उन मॉन्स के लिए जिनमें अक्सर मेरा ही नाम रहता है। क्या लगता है तुम्हें इतनी जल्दी तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा मैं? इतना बोलकर वांग जी अपने दूसरे हाथ को सीधा विंग के वेस्ट में डालता है और उसे अपनी तरफ खींचकर फर्स्ट हैंड को विंग के फेस से हटाकर सीधा उसके हेयर्स में लेके जाता है और उसके हेयर्स से टाइटली पकड़ते हुए विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, वैसे भी इस बॉडी को ओन करता हूँ मैं, मार्क है मेरा तुम पर। क्या फर्क पड़ता है कि ये नीड्स है या कुछ और? फर्क इससे पड़ता है कि ये बॉडी सिर्फ मेरी है और मैं इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या लगा था तुम्हें लिटिल ओमेगा? उस दिन मुझे ह्यूमिलिएट करके, मेरे प्यार को जलील करके इतनी आसानी से तुम मुझसे बच जाओगे? क्या सच में इतना आसान है लॉन वांग जी के पंजों से छूटना? तो तुमने गलत प्रिडिक्ट किया। मेरी सॉफ्ट साइड ही तो देखी है तुमने अब तक, जिसमें तुम्हारे लिए बेशुमार प्यार था, केयर थी, कंसर्न था। जब तुम्हारे दर्द से मुझे दर्द होता था और तुम्हारे आंसुओं का मुझ पर असर होता था, पर खाक में मिल चुकी है वो सारी फीलिंग्स, वो सारी इमोशंस। क्या कहा था तुमने मुझे? मैं डॉग हूँ जो तुम्हारे भाई के पैसों पर पलता है। और क्या था? हाँ, मैं हैंडसम हूँ, इसीलिए तुमने मेरा यूज़ किया। टॉय था ना मैं तुम्हारे लिए, जिसके साथ तुम खेलना चाहते थे। तो अब ये टॉय बिल्कुल रेडी है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। मेरे प्यार से बढ़कर मेरी औकात निकाली थी तुमने, तो अब मैं तुम्हें अपनी असली औकात दिखाता हूँ, साथ ही तुम्हारी भी। वैसे भी क्या कहा था तुमने, याद है तुम्हें? मैं वन टाइम यूज़ की चीज़ नहीं हूँ। और एक बात क्या थी? हाँ, याद आया। फर्स्ट टाइम हम दोनों में जो कुछ भी हुआ, क्या वर्ड किया था यूज़ तुमने उस वक्त? फोर्स, रेप, इन्हीं सब बातों से मुझे मैनिपुलेट किया था ना तुमने। अब तुम्हें मैं तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। देखना चाहोगे कौन किसका टॉय है, कौन किसका डॉग है और किसकी कितनी औकात है? मजाक मजाक में एक सबसे बड़ी गलती कर दी तुमने। मेरा मार्क कैरी कर रहे हो तुम, अल्फा। क्या फर्क पड़ता है कि स्ट्रीट अल्फा हूँ, पर अल्फा तो हूँ ना। अब अपने अल्फा की औकात देखो और देखो उसके सामने तुम्हारी क्या औकात है और क्या कर पाते हो तुम। जाना है ना, जाओ यहाँ से। इतना बोलकर वांग जी विंग को एक झटके में छोड़ देता है, जिससे विंग सीधा फ्लोर पर गिर चुका था। वांग जी पलट जाता है और वो वैसे ही काउच की तरफ जाते हुए अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, भागना चाहता है ना मेरा ओमेगा? डोर तो तुमने देख लिया, जाओ
वांगजी जो काउच तक पहुंच चुका था और फिर से वहां बैठ जाता है। वही विंग जिसे थोड़ा सा हर्ट तो हुआ था, ऑब्वियसली उसकी बॉडी में ऑलरेडी पेन था और वांगजी के ऐसे सडन पुश से विंग नीचे भी गिर चुका था। उसे अपने हाथ में थोड़ा हर्ट हुआ था, पर फिर भी वो इन सब बातों को माइंड ना करते हुए सीधा डोर की तरफ भागने लगता है। सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ाए थे विंग ने और तुरंत ही वो अपने लेग्स को वीक फील कर सकता था। बस कुछ पल लगे थे और विंग अपने नीज पर गिर चुका था। विंग जिसका एक हाथ अपने नोज पर था और उसका दूसरा हाथ अपने गले पर, और उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, डिजी और वीक फील हो रहा था। विंग जैसे तैसे करके पीछे पलट के देखता है जहाँ वांगजी काउच पर बैठा हुआ था और उसके फेस पर एक डेविल लुक था। वो पूरी प्लेस वांगजी के डोमिनेटेड फेरोमोन्स से फिल हो चुकी थी। ऑब्वियसली वो एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा है। विंग उसका मार्क ओमेगा है। वांगजी के सिर्फ स्मूथिंग कामिंग फेरोमोन्स ही नहीं बल्कि उसके डोमिनेटेड एंग्री फेरोमोन्स भी विंग पर इफेक्ट करते हैं और विंग उन फेरोमोन्स से इतना ज़्यादा इफेक्ट हो चुका था कि वो पूरी तरीके से अब जमीन पर गिर चुका था। विंग को वांगजी के फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे थे। विंग वो फेरोमोन्स ज़्यादा इनहेल ना कर पाए, इसीलिए उसने अपने नोज को कवर करके रखा था, पर कितने देर तक वो खुद की सांस को रोक पाता। विंग ना चाहते हुए भी अपने हाथ को अपने नोज से हटा देता है क्योंकि वो ज़्यादा देर अपनी सांस को रोक रहा था, जिस वजह से वो सफोकेटेड फील कर रहा था। जैसे ही विंग ने अपने हाथ से नोज को कवर करना छोड़ा था, ऑब्वियसली वो डीप ब्रीदिंग लेने लगा था क्योंकि अब तक उसने अपनी सांस को रोकने की कोशिश की थी, तो अब वो और भी ज़्यादा डीप ब्रीदिंग कर रहा था, जिस वजह से वो फेरोमोन्स और भी ज़्यादा उसके अंदर जा रहे थे और विंग और भी ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहा था। उसे अपनी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं हो रही थी, साथ ही उसे दर्द भी हो रहा था। वांगजी जो विंग को अपने सामने तड़पता देखकर बस स्माइल कर रहा था, वही विंग जिसकी आंखों में आंसू थे और वो जमीन पर गिरकर अपनी पूरी बॉडी को कडल कर रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और अपने एक हाथ को अपनी बॉडी पे से हटाकर वांगजी की तरफ करता है ताकि वांगजी उसके पास आए, क्योंकि इन फेरोमोन्स से सिर्फ वांगजी ही विंग को कंफर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है। विंग चाहता था कि वांगजी उसके पास आए, उसे होल्ड करे और इन फेरोमोन्स को रिलीज ना करे, और इसी उम्मीद में वो वांगजी की तरफ देख भी रहा था और अपने हाथ को बढ़ा भी रहा था। पर वांगजी वो बस विंग का मजा देख रहा था, वो 1% भी मूव नहीं कर रहा था। विंग जब ये देखता है वो अपने माउथ को ओपन करता है और क्रैकिंग वॉइस में बोलता है, प्लीज प्लीज नहीं, मत मत कीजिए ऐसा। वांगजी एक स्माइल करता है और वो थोड़ा आगे की तरफ लीन होता है, पर वो अभी भी काउच पर ही बैठा हुआ था। वो विंग की तरफ देखता है और टीजिंगली बोलता है, क्या था वो? हाँ, स्ट्रीट अल्फा। ये स्ट्रीट अल्फा कुछ नहीं कर सकता ना, तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तुम्हें जरूरत नहीं है ना इस अल्फा की, क्योंकि तुम तो जियांग कॉरपोरेशन के हायर हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, उनकी फीलिंग्स के साथ प्ले करना तो इस ओमेगा को बहुत अच्छी तरीके से आता है ना। तो फिर अब ये हाई स्टैंडर्ड ओमेगा इस लो स्टैंडर्ड अल्फा से जो स्ट्रीट अल्फा है, प्लीज क्यों बोल रहा है, ब्लीड क्यों कर रहा है मेरे सामने? विंग जो वांगजी की ये सारी बातें सुन रहा था और बस अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ा रहा था। वांगजी और भी स्ट्रांगली अपने फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था, जिससे अब विंग का सांस लेना तक मुश्किल हो चुका था। उसे इतना ज़्यादा सफोकेटेड फील हो रहा था कि विंग को लग रहा था कि इन फेरोमोन्स की वजह से ही वो अपनी जान को खोने वाला है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और फिर से अपनी टीयरी आईज के साथ अपनी ब्रेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज प्लीज बंद कीजिए ना, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। वांगजी
जब ये सुनता है उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील हो रहा था, क्योंकि उस वक्त विंग ने उसकी कम बेइज्जती नहीं की थी। उसे डॉग की तरह ही तो ट्रीट किया था ना, तो अब तो वांग जी की बारी थी। वो इतनी आसानी से विंग को कैसे छोड़ सकता था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, छोड़ दो, जाने दो, तुम्हारी रिक्वेस्ट को मान लो। विंग जो बस अपने हेड को यस में नोट करता है। वांग जी रिलैक्सली पीछे की तरफ लीन होता है और स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, चलो माना, पर हर चीज की कोई कीमत होती है ना, और वो कीमत चुकानी भी हर किसी को पड़ती है। जैसे तुमसे प्यार करने की कीमत मैंने चुकाई, अपनी दोस्ती भी खो दी और अपना प्यार भी, अपनी खुदगर्जी भी खो दी और अपनी डिग्निटी भी। आज जो मैं ऐसा बना हूं ना, उसके पीछे तुम्हारा हाथ है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हुआ, सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा था। तुमने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया है, मैंने तो कीमत चुका दी। अब तुम्हारी बारी। ये सब कुछ मैं बंद कर दूंगा, एक ही मिनट में सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मेरी बातें माननी होगी। मेरी हर एक बात को तुम्हें ओबीडियंटली फॉलो करना होगा। बोलो, करोगे? विंग, जिसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो अपने हेड को नोट करता है। वांग जी जब ये सुनता है, वो तुरंत अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करने लगता है। साथ ही वो अपने स्मूथिंग और कामिंग फेरोमोन्स को धीरे धीरे रिलीज करने लगता है। पर फिर भी वो बहुत कम मात्रा में थे, पर ऐसे थे कि विंग को स्टेबल कर सकते थे। एटलीस्ट उसे सांस लेने के लिए तो भी फिलहाल स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा था। विंग जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था, वो डीप ब्रीथ करके खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जब देखता है कि एक हद तक विंग स्टेबल हो चुका है, वो एक स्माइल करता है और विंग की तरफ देखते हुए अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, कम हियर। जैसे ही विंग वांग जी की इतनी डीप वॉइस सुनता है, वो सहम चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली अब विंग को वांग जी से डर लग रहा था। ये उसके झांग नहीं थे। जैसे विंग के लिए वांग जी उसका झांग नहीं था, वैसे ही वांग जी के लिए भी विंग उसका आशियान नहीं था। इवन विंग ने तो खुद वांग जी से इस हक को छीना था कि वो विंग को आशियान पुकार सकता है। तो अब वांग जी विंग की केयर करे भी क्यों, क्योंकि वो तो अपने क्यूट से आशियान की केयर करता था। ये विंग है जिसने वांग जी को ऐसा बना दिया है। तो वांग जी एक हार्टलेस इंसान के साथ अगर हार्टलेस बिहेव कर रहा है, तो उसकी गलती क्या है? ये तो विंग की गलती हुई। जो बोया है उसे काटना तो पड़ेगा ही ना। ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, फिजिकल पेन, इमोशनल डैमेज, हार्ट ब्रेक, फीलिंग्स का मजाक, ये सब कुछ वांग जी के साथ हुआ। विंग के लिए ये खेल हो सकता था, वांग जी के लिए ये जिंदगी थी। तो यहाँ वांग जी गलत नहीं था, गलत विंग था। वांग जी जब देखता है कि विंग उसकी बात को नहीं मान रहा, वो फिर से चिल्लाते हुए कहता है, I said come here। विंग जो कांप चुका था, वो वांग जी की तरफ देखता है और अब तक विंग ने खुद को इतना स्टेबल तो कर लिया था कि वो अपने घुटनों पर जमीन पर बैठा हुआ था और खुद को अभी भी कदमों पर खड़ा करने के लिए फोर्स कर रहा था। ये बात जब वांग जी देखता है, वो एक स्माइल करता है और विंग की तरफ अपनी अल्फा आइज से देखते हुए, मतलब अपनी गोल्डन आइज से देखते हुए, अपनी अल्फा वॉइस में ही कहता है, माय लिटिल ओमेगा, वैसे ही जैसे तुम हो वैसे ही मेरी तरफ आओ। कोई जरूरत नहीं है अपने कदमों पर खड़ा होने की, अपनी नीड्स के बल ही चलते हुए मेरे करीब आओ। ऑब्वियसली ये अल्फा कमांड थी। वांग जी अपनी अल्फा फॉर्म में था। ये जब विंग देखता है, वो और भी ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि वांग जी का बिहेवियर ही फिलहाल इतना ज़्यादा अग्रेसिव और डेंजरस है। लानजान तो वांग जी से 100 कदम आगे ही है। वो एक डोमिनेटेड अल्फा है और उसकी कमांड को उसका मार्क ओमेगा कैसे डिसोबे कर सकता है। ना चाहते हुए भी विंग की बॉडी अपने आप मूव कर रही थी और वो अपने नीज के बल चलते हुए ही वांग जी के करीब जा रहा था।
वांगजी जब ये देखता है वो एक स्मग करता है। विंग वांगजी के बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। वांगजी एक स्मग करता है और फिलहाल वो अपने नॉर्मल फॉर्म में था। वांगजी विंग के चिन को एक हाथ से होल्ड करता है और उसके फेस को ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, टॉय टॉय था ना मैं, जिसे तुम यूज करने वाले थे, जिसके साथ प्ले करते हुए तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब तुम्हें मैं सिखाता हूँ कि खेलना किसे कहते हैं। वैसे भी मेरे साथ डर्टी गेम्स खेलने में तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, तो चलो आज मैं तुम्हें सही मायने में उन डर्टी गेम्स का मतलब बताता हूँ। इतना बोलकर वांगजी एक स्मग करता है और वो विंग के फेस को छोड़ देता है। वांगजी अपने दोनों हाथों को काउच के हेड बोर्ड पर रख देता है और विंग की तरफ देखते हुए इस बार लानसान की डार्क अल्फा वॉइस आती है। लानसान अपनी अल्फा वॉइस में विंग को कमांड करते हुए कहता है, उठो और मेरी लैब में बैठो। ये सुनते ही विंग की आइज बड़ी हो चुकी थी और वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी एक स्मग करता है। विंग जो ऑब्वियसली ह्यूमिलिएटिंग फील कर रहा था, वो ना चाहते हुए भी अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है क्योंकि ये उसके अल्फा की कमांड थी। वो एक मार्क ओमेगा था। विंग वांगजी को एक लुक देता है। ऑब्वियसली वो रो रहा था, पर वांगजी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ना चाहते हुए भी विंग वांगजी के लैब में बैठ जाता है। वांगजी एक स्मग के साथ कहता है, बिना किसी कंट्रोलर के अपनी टॉय को कैसे कंट्रोल करते हैं ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये तुम्हारे लिए न्यू लेसन होगा। इतना बोलकर वांगजी विंग की तरफ देखता है और फिर से अपनी अल्फा वॉइस में कहता है, मेरे शर्ट की बटन्स को ओपन करो। विंग जिसकी आईज वाइडन हो चुकी थी और वो वांगजी की तरफ देख रहा था। विंग एक लास्ट ट्राई करते हुए क्राइंग और ब्रेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज 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 सानगा, ऐसा मत कीजिए। आप मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। ये गलत है। वांगजी जब विंग के मुंह से सानगा सुनता है, वो विंग के नेक को एक हाथ से टाइटली ग्रैब करता है और अपनी रेड एंग्री आईज से विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट। इतना बोलकर वांगजी विंग के फेस को फोर्सफुली इधर उधर करता है और उसकी तरफ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, देखो कोई नहीं है आसपास, यहाँ सिर्फ मैं अकेला हूँ और तुम्हें ये खुद की इंसल्ट लग रही है। मैं तुम्हें ह्यूमिलिएट कर रहा हूँ। तुम जानते हो इंसल्ट क्या होती है, ह्यूमिलिएशन क्या होता है। तुमने जब मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था, जब मुझे गार्ड से पकड़वा कर अपने कॉरपोरेशन से बाहर फिकवाया था, जब खुद मुझे जियांग मैंशन से धक्के मारकर बाहर निकाला था, उस दिन मैं तुम्हारे पास आया था, अपने प्यार की भीख मांगी थी। बार बार तुमसे बोल रहा था कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, पर तुमने क्या किया, उस वक्त भी मुझे अपने गार्ड से पकड़वा कर मुझे टॉर्चर करवाया, मुझे मेंशन से बाहर फिकवा दिया। उसी पर तुम्हारा दिल नहीं भरा, तो जब मैं अपने घर पे गया तब भी तुमने अपने गार्ड्स भेजे मेरे घर पर। उन्होंने मुझे वहाँ भी ह्यूमिलिएट किया, मेरे पूरे अपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ मेरी जो इज्जत थी उसे उछाला। मैं तो फिर भी तुम्हारे साथ जो कर रहा हूँ वो अकेले में कर रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं है हमें देखने वाला। पर तुमने कभी भी मुझे अकेले में ह्यूमिलिएट नहीं किया है, तुमने सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट किया है। हर वक्त मेरी इंसल्ट की, मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है तुमने। वो स्लैप याद है वीवूशियान, जो तुमने मुझे पार्किंग में मारा था। इतने सारे गार्ड्स थे वहाँ जो मेरी इज्जत करते थे, जिनकी आंखें तक मेरे सामने नहीं उठती थी, और वही गार्ड्स मुझे घसीटते हुए वहाँ से बाहर लेके गए थे। वो होती है ह्यूमिलिएशन, सही मायने में वो होती है इंसल्ट, जो अकेले में नहीं
4 लोगों में की जाती है, या तो फिर भी कोई नहीं है तुम्हें देखने वाला, और अगर किसी ने देखा भी तो क्या बोलेंगे लोग? मार्क है मेरा तुम पर, और वो मार्क मुझे हक देता है अपनी ओमेगा को कमांड करने की, अपनी ओमेगा से ये सब कुछ चाहने की। तो अब ये रोने धोने का नाटक बंद करो, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पहचान चुका हूँ मैं। इन एक्टिंग स्किल्स पर पहले बिलीव करता था, अब नहीं करूँगा। फिर से बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। जो बोला है वो चुपचाप करते जाओ, वरना फिर से मेरे सामने ज़मीन पर तड़पने के लिए तैयार हो जाओ। और सिर्फ तुम अकेले नहीं तड़पोगे, यहाँ जियांग मैंशन में तुम्हारा पूरा परिवार है। ये सुनते ही विंग अब चुप हो चुका था, और वो अपने कांपते हाथों को आगे बढ़ाकर वांग जी के शर्ट्स के बटन्स को ओपन करने लगा था। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, वही विंग जिसने अपनी नजरें नीचे झुका ली थी और वो बहुत ज्यादा रो रहा था। उसकी सिसकियां वांग जी सुन सकता था, पर आज उन आंसुओं का, उन सिसकियों का वांग जी पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वांग जी विंग के लिए इससे भी ज्यादा रोया है। वो तड़पा है अपने ओमेगा के लिए, और उस ओमेगा ने क्या किया था? उसे ह्यूमिलिएट ही तो किया था। तो आज अगर वांग जी ये सब कुछ कर रहा है तो गलत नहीं है। विंग वांग जी के शर्ट्स के ऊपर के सारे बटन्स ओपन कर चुका था, बस नीचे के 2-3 बटन्स बचे हुए थे। ऑब्वियसली वांग जी की शर्ट इन थी, तो विंग उसके नीचे के बटन्स नहीं ओपन कर सकता था। वांग जी जब ये देखता है, वो अपनी कमांडिंग वॉइस में कहता है, किस मी, मेरी ऑल ओवर बॉडी पर मुझे किस करो, और वन मोर थिंग, वो सॉफ्ट किसेस होने चाहिए। विंग अपनी नज़रों को ऊपर उठाता है और वो वांग जी को एक नज़र देखता है। फिर से वो वांग जी से अपनी नज़रें हटा लेता है और अपने फेस को वांग जी के फेस के करीब लेके जाता है। वो सबसे पहले वांग जी के फोरहेड पर, बाद में उसकी आईज पर, उसके नोज पर, बाद में उसके लिप्स पर, उसके बाद उसके दोनों चीक पर, उसकी चिन पर सॉफ्ट सॉफ्ट किस करता है, और बाद में विंग वांग जी के नेक के करीब आता है और उसके नेक पर सॉफ्ट किस करते हुए वो वांग जी की शर्ट को उसके शोल्डर से हटाते हुए वहाँ भी सॉफ्ट किस करता है अपने लिप्स थ्रू। विंग के लिप्स का वो सॉफ्ट और वार्म टच, और उसी के साथ उसके आंसुओं का वो वार्मनेस वांग जी अपनी बॉडी पर फील कर सकता था। अल्फा कमांड की वजह से विंग अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और वांग जी विंग को अपने अल्फा कमांड थ्रू कंट्रोल कर रहा था। विंग जो अब वांग जी के एप्स तक पहुंच चुका था और वहाँ भी सॉफ्ट किस कर रहा था, अचानक उसे फिर से वांग जी की अल्फा कमांड सुनाई देती है। वांग जी अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलता है, उठ जाओ। ये सुनते ही विंग तुरंत उठ चुका था और वो साइड में खड़ा हो चुका था। और क्या था माय ओमेगा? हाँ, याद आया, डॉग। मैं तुम्हारा डॉग हूँ ना, तो चलो अब अपने घुटनों पर बैठो। विंग वांग जी के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वांग जी अपने एक हाथ से विंग के हेयर्स को ग्रैब करता है और उसकी फेस को अप करते हुए कहता है, डॉग अपने मालिक के बहुत वफादार होते हैं, उनके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। तो चलो माय क्यूट लिटिल ओमेगा, अब तुम मुझे प्लेजर दोगे, वो भी अपने इन क्यूट से लिप्स का यूज करके, साथ ही अपने माउथ का यूज करके। देखो तुम्हारा अल्फा कितना ज़्यादा हार्ड है। वैसे भी तुम्हें तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड है ना, मेरी बॉडी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस बॉडी को सेटिस्फाइड करना भी तो तुम्हारा ही काम हुआ ना। तो चलो अपने क्यूट माउथ को और मेरी पैंट को ओपन करो। विंग जो सच में बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, फिर एक बार वांग जी की कमांड के हाथों मजबूर होकर विंग अपने कांपते हाथों को वांग जी के पैंट की तरफ बढ़ाता है। वो वांग जी के पैंट को अनबकल करता है, मतलब उसके बेल्ट को, और बाद में उसे अनबटन करके उसकी जिप को ओपन करता है। वांग जी जो ऑलरेडी विंग के टच से हार्ड हो चुका था, विंग उसके पार्ट को बाहर निकालता है। विंग एक नज़र वांग जी की तरफ देखता है जो विंग को देखकर स्मक कर रहा था, और विंग अपने माउथ को ओपन करता है।
धीरे धीरे वो अपने माउथ को वांगजी के पास लेके जा ही रहा था, तभी उसे अपने हेयर्स में एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप फील होती है। वांगजी ने एक हाथ से विंग के हेयर्स को पकड़ लिया था, वही उसने दूसरे हाथ से अपनी पैंट को ठीक करने में लगा था। वो विंग की आंखों में देखते हुए डीपली कहता है, इसे कहते हैं खेलना। यह है तुम्हारी औकात मेरे सामने। तुम मेरे मार्क ओमेगा हो। मेरे फेरोमोन्स तुम्हें मेरे सामने एक पल में गिरा सकते हैं। मेरी अल्फा वॉइस तुम्हें एक पल में मेरे हाथ का पपेट बना सकती है। इस मार्क में इतनी ताकत है कि एक पल में तुम्हारा ये घमंड मेरे कदमों में होगा, जैसे तुम अभी मेरे कदमों में हो। तुम्हारा ये स्ट्रीट अल्फा, या यूं कहा जाए टॉय नहीं डॉग, एक ही पल में एक ही आवाज में तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है और तुम उसे रोक नहीं सकते, सिवाय उसके सामने ब्लीड करने के, उससे बेग करने के, उससे रिक्वेस्ट करने के। तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहूँ ना, एक पल में तुम्हें अपने नीचे ला सकता हूँ। इतनी ताकत है इस मार्क में कि एक पल में तुम खुद बस एक कमांड पे अपने कपड़ों को मेरे सामने उतारोगे। इसे कहते हैं खेल, और ये है मेरे सामने तुम्हारी औकात। इतना बोलकर वांगजी विंग को हार्शली छोड़ देता है। विंग एक साइड में गिर चुका था। वांगजी उठ जाता है और अपनी पैंट को पूरी तरीके से ठीक करते हुए वो विंग की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है, सौंप चुका था खुद को तुम्हें। पागलों की तरह प्यार करने लगा था तुमसे। अपने दिल को तुम्हारे कदमों में रखा था मैंने। अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे प्यार की भीख मांगते आया था तुम्हारे पास। सब कुछ खत्म कर दिया तुमने, तोड़ के रख दिया मुझे। देखो क्या बन चुका हूँ मैं तुम्हारी वजह से, और क्या रह गया हूँ मैं तुम्हारी नजरों में। क्या मिला ये सब कुछ करके? बस अपनी नीड्स के लिए, मेरी बॉडी के लिए तुमने मेरे साथ इतना घिनौना गेम खेला। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा इंसान को तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी हर बात पर वो यकीन करेगा। मेरे जज्बातों को तुमने खिलवाड़ बनाया है। अब समझ में आया किसी के साथ खेलना क्या होता है, कितना दर्द देता है ये जब कोई हमारे साथ खेलता है। तुम्हारे लिए वो मजाक था, मेरे लिए मेरी जिंदगी है। कुछ ही दिनों में अपना सब कुछ मान चुका था तुम्हें, अपना दिल खोल के रखा था तुम्हारे सामने। खैर, जिस पत्थर पे अपना सर मार रहा हूँ मैं, जिसे ना मेरे चोट की फिक्र है ना ही मेरे दर्द की, जाओ यहाँ से। नहीं रोकूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ लाने का भी सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि तुम मार्क हो। अपने हीट में तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, बस इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाया। तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ भी किया वो बस उस वक्त की मजबूरी थी, क्योंकि एक डोमिनेटेड अल्फा का मार्क ओमेगा के हीट में बस अपने अल्फा की क्रेविंग करने पर मजबूर करता है। अगर मैं उस वक्त तुम्हारे पास नहीं आता और तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करता, तो शायद तुम खुद को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर देते या खुद की जान ले लेते उस दर्द की वजह से। यही मोटिव था मेरा कि तुम जिंदा रहो। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं चाहा। मेरा प्यार सच्चा है, ना उसमें कोई फरेब है और ना ही कोई दिखावा, ना ही कोई नीड्स और ना ही कोई धोखा। बाहर मेरी कार है, ऑलरेडी उसमें नेविगेशन सेट है। जीपीएस थ्रू तुम अपने घर पहुंच सकते हो। अपने चैंग को बताना होगा तो बता देना कि मैं यहाँ हूँ, और अगर इन सब से हटकर मुझे फिर से अपनी नीड्स के लिए यूज करना हो ना, तो यहाँ आ जाना। तुम्हारी अगली हीट में फिर एक बार तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ेगी। जो भी चाहो वो कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने प्यार के हाथों इतना मजबूर हो चुका हूँ कि मैं तुम्हारा यूज करूँ ना करूँ, खुद को अलाउ कर चुका हूँ यूज होने के लिए। मेरी कोई तो चीज़ है जिससे तुम प्यार करते हो। क्या फर्क पड़ता है कि वो मेरा दिल नहीं मेरी बॉडी है। किसी तो काम आ रहा हो ना अपने प्यार के, इसी में खुश हो।
इतना बोलकर वांग जी बिना विंग की तरफ देखे वहां से ऊपर की तरफ निकल जाता है। वही विंग जो ये सब कुछ सुन के बस शांति से वहाँ वैसे ही बैठा हुआ था, क्योंकि वांग जी ने उसे पुश किया था तो वो अभी भी फ्लोर पर था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.